रोहन रोहन प्लीज यार उठो। फोन बज रहा है, उठाओ ना यार उसको। रोहन प्लीज यार उठो। हाँ हाँ यार, उठा रहा हूँ फोन। रात को चैन से सोने भी नहीं देते। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। फोन फिर से बजता है। फोन के उस तरफ से एक आवाज आती है और फिर सुनाई देती है तो बस रोहन और चांदनी की चीख। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रोहन और चांदनी की, और उस रहस्यमय आवाज की जो उस दिन रोहन को सुनाई दी थी। आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। साल 2001 रोहन अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ हर साल छुट्टियां मनाने अपनी नानी या अपनी दादी के घर जाता था। उस साल वो छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया था। उस वक्त रोहन की उम्र करीब 15-16 साल थी। रोहन और उसकी बहन शिल्पा छुट्टियों का खूब मजा उठा रहे थे कि तभी एक दिन वो दोनों दिन में खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए, और उन्हें यह एहसास बहुत देर बाद हुआ कि वो जंगल में काफी अंदर आ गए हैं। सर्दियों का वक्त था, तो उन दिनों अंधेरा और सन्नाटा बहुत जल्दी अपने पैर पसार लेता था। उन्हें जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि शाम होने लगी है, वो दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद भी उन लोगों को घर का रास्ता नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे रोशनी अंधेरे में बदलती जा रही। शिल्पा को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो बचपन से ही बहुत कमजोर दिल की थी। शिल्पा अंधेरा देख वहीं रोने लग जाती और बोलती है, मुझे घर जाना। रोहन उसे चुप करवाता है और वो दोनों वापस उस अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। शाम के करीब 7 बज जाते हैं। राशि को उनकी चिंता होने लगती है। इतना वक्त हो गया है दोनों बच्चों को गए हुए, वो लोग कहाँ हैं और अब तक घर क्यों नहीं आए? जंगल में दोनों घर का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें वहां एक रोशनी दिखाई देती है। वो दोनों बच्चे उस रोशनी के पास गए। वहां एक पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ जंगल में आग जलाकर बैठे हुए थे। वो दोनों बच्चे वो देख डर से सहम जाते हैं। रोहन हिम्मत करके उनके पास जाता है और उनसे रास्ता पूछता है। वो आदमी अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर उन बच्चों को जंगल के बाहर तक छोड़ के आता है। रात के करीब 8 बजे बच्चे घर पहुंचते हैं और उनको देखते ही उनकी मम्मी और नानी उन पे खूब गुस्सा करती है और पूछती है, तुम दोनों कहाँ गायब हो गए? यहाँ सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? रोहन उन्हें बताता है कि हम जंगल में रास्ता भटक गए थे, इसलिए देरी हो गई। रोहन की नानी उससे पूछती है कि फिर तुम्हें रास्ता कैसे मिला? शिल्पा कुछ बोलती उससे पहले रोहन ने उन्हें झूठ बोल दिया और दोनों अंदर चले गए। आप ये सोच रहे होंगे कि रोहन और शिल्पा दोनों ने ही उस आदमी का जिक्र नहीं किया जो उन्हें जंगल से बाहर लेके आया था। रात काफी हो गई थी। दोनों बच्चे खाना खा के ऊपर सोने चले गए, लेकिन शिल्पा को नींद नहीं आ रही थी। न जाने क्यों उसका मन बहुत विचलित हो रहा था। जैसे तैसे वो रात गुजर गई। अगले दिन वो दोनों बच्चे सुबह होते ही जंगल की तरफ चले गए और उस आदमी को ढूंढने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद वो आदमी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहीं जंगल में मिल जाता है। रोहन उसको कल के लिए धन्यवाद बोलता है। तभी रोहन की नजर शिल्पा पर पड़ती। वो देखता है कि शिल्पा न जाने किस ख्वाब में खोई हुई थी और वो बस उसकी बच्ची और पत्नी की आंखों ही आंखों में न जाने क्या बात कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से वापस घर की ओर निकल जाते हैं। अभी तक रोहन को सब कुछ
नॉर्मल लग रहा था। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और अचानक शिल्पा नींद में बड़बड़ाने लगती है। रोहन भैया, वो बच्ची मुझे बुला रही है, मुझे उसके साथ खेलने जाना है। शिल्पा की आवाज सुन राशि जग जाती है और शिल्पा को जगाकर पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम नींद में ये सब क्या बड़बड़ा रही थी? और कौन लड़की बुला रही है तुम्हें? बदले में शिल्पा कोई जवाब नहीं देती और उसकी मम्मी की बातें सुनते सुनते बेहोश हो जाती है। ये देख राशि जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन सब लोग उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। इतनी सर्द रात में शिल्पा का बदन भट्टी की तरह तप रहा था। वो लोग उसके चेहरे पर पानी डालते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। करीब 2-3 मिनट बाद शिल्पा को होश आता है और वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मम्मी मुझे बचा लो मम्मी। वहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और रोहन उसी कमरे में चुपचाप एक कोने में खड़ा न जाने क्या समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे वो रात निकल जाती है और सुबह वो लोग शिल्पा को डॉक्टर के लेके जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है कि बुखार की वजह से शिल्पा को सर में भारीपन है। डरने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में शिल्पा ठीक हो जाएगी। अक्सर वक्त भी आपके साथ खेल खेलता है। जब किसी चीज की चिंता हो तो वक्त कटता ही नहीं और जब आप वक्त को रोकना चाहते हैं तो वो पानी की तरह आपकी मुट्ठी से बह जाता है। कुछ वक्त बीत गया था और शिल्पा अब ठीक हो गई थी, लेकिन उन दिनों में उसके घर में न जाने क्या क्या बातें हो चुकी थी। उसकी नानी को लग रहा था कि ये कोई आम बुखार नहीं, कोई काला जादू। उसके मामा को लग रहा था कि शिल्पा का पैर किसी टोने टोटके पर पड़ गया था और भी न जाने क्या क्या लग रहा था उन लोगों को। राशि शहर में ही पली बड़ी थी तो उसे इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। उसे यकीन था कि शिल्पा को कुछ नहीं हुआ, वो बस बुखार की वजह से उस रात डर गई थी। रोहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो वो किसी को नहीं बता रहा था। जब सब नॉर्मल हो गया तो रोहन ने शिल्पा से जाके पूछा कि तुझे उस दिन रात में क्या हुआ था। रोहन की बात सुनते ही शिल्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शिल्पा ने उसे बताया, भैया मुझे उस दिन सपने में वही बच्ची दिख रही थी जो हमें जंगल में मिली थी और वो मुझे बुला रही थी। इतना सुन रोहन का शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रोहन शिल्पा को लेकर जंगल में उस आदमी को ढूंढने निकल गया, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ उन्हें वहीं मिल जाता है। रोहन और शिल्पा को देखते ही वो आदमी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है कि बेटा तुम लोगों की जान खतरे में है, तुम लोग यहां से चले जाओ और हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सब सुन दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और कुछ दूर भागने के बाद शिल्पा एकदम से वहीं ठहर जाती है, मानो जैसे उसका शरीर वहीं जम जाता है। रोहन पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। शिल्पा का शरीर पूरा घूमा हुआ था और उसका चेहरा इतना डरावना था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शिल्पा रोहन को धक्का देकर उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। रोहन बौखला जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर वापस आता है। उसकी हालत
इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसको देख सबके होश उड़ जाते हैं। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कुछ दिन पहले शिल्पा और अब रोहन, आखिर ये सब क्या हो रहा है। 10-15 मिनट बाद राशि को एहसास होता है कि रोहन अकेला वापस आया है, लेकिन शिल्पा कहाँ है? घर में सब लोग घबरा जाते हैं और वो लोग शिल्पा को ढूंढने गांव में निकल जाते हैं। करीब 2-3 घंटे ढूंढने के बाद किसी को शिल्पा का पता नहीं चलता और जब वो लोग वापस घर आते हैं तो वो दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप ये सुनकर शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। शिल्पा वहां घर की चौखट पे बैठी हुई थी और उसके हाथ और पैर दोनों मुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पे वो छोटी बच्ची उसको पीछे से पकड़े हुए विक्रम बेताल की तरह लटकी हुई। ये सब देख घर वालों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें अब समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। शिल्पा चौखट पे बैठ जोर जोर से हंस रही और वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ लोगों ने हिम्मत करके शिल्पा को रस्सी से बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। घरवाले अब चिंता में पड़ गए थे कि एक तरफ रोहन डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है और यहाँ शिल्पा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नानी बोलती है कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, ये कोई बीमारी नहीं, काला जादू, प्रेत आत्माओं का खेल है। तुम लोग मेरी बात मानो और भैरव मंदिर से पंडित जी को बुला लाओ। शिल्पा के मामा बिना देरी के नानी की बात सुनते ही पंडित जी को बुला लाते हैं। पंडित जी ने शिल्पा को देखने से पहले रोहन से बात करना सही समझा। कमरे में घुसते ही उन्हें काली शक्तियों का एहसास हो जाता है और वो रोहन के गले में एक तावीज डालकर उससे पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। रोहन उन्हें कांपती हुई आवाज में बताता है कि उस दिन वो जंगल में भटक गए थे और उन्हें वो आदमी जंगल से बाहर लेके आया था और तब से ही शिल्पा अजीब बर्ताव करने लगी। पंडित जी को शायद सब समझ आने लगता है और वो रोहन से उस पति पत्नी और बच्चे के बारे में और जानकारी लेते हैं। रोहन उन्हें बताता है कि वो शिल्पा की तबीयत ठीक होने के बाद शिल्पा को लेकर उस आदमी से मिलने गया था और फिर वहां शिल्पा को न जाने क्या हुआ, अचानक उसका शरीर एक जगह जम गया और उसने मुझे धक्का दे दिया और खुद न जाने कहां गायब हो और मैं भागकर यहाँ घर आ गया। पंडित जी सब कुछ समझ चुके थे। वो शिल्पा को देखने उसके कमरे में गए और उस आत्मा से पूछने लगे कि आखिर तू क्या चाहती है, इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी। उनके ये सवाल पूछते ही वो आत्मा शिल्पा को और दर्द देने लगती और देखते ही देखते वो आत्मा पंडित जी के शरीर से आर पार हो जाती है और वो वहीं खत्म हो जाती है। फिर वहां शुरू होता है मौत का तांडव। वो शिल्पा की मां राशि सहित उसकी नानी को भी मौत के घाट उतार देती है और बोलती है अब मेरा वंश जरूर आगे बढ़ेगा। वो रोहन को घसीटकर घर के आंगन में लाती है और बोलती है, आज जो ये सब हुआ ये तेरे परिवार वालों के कर्मों का अंजाम था। उन्होंने मेरा घर उजाड़ा था, आज मैंने उसका बदला ले लिया। अब तू कभी दोबारा मेरे रास्ते के बीच में मत आना। आज तो मैं तेरी बहन को साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन तूने फिर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं बचेगा।
इतना बोल शिल्पा वहां से गायब हो गई। रोहन तो मानो सदमे में चला गया था और उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। रोहन अब पूरा टूट चुका था, मानो उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। रोहन बस दिन भर यही सोचता था कि आखिर उसके परिवार वालों ने ऐसा क्या किया था जो वो आत्मा उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। कुछ साल बीत गए थे। रोहन ने वक्त के साथ अपना स्कूल और कॉलेज दोनों पूरा कर लिया था और उसकी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब लगी। उस हादसे को करीब 16 साल बीत गए थे। रोहन अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था और चांदनी से उसकी शादी भी हो गई थी। उस दिन के बाद रोहन ने कभी किसी को उस हादसे के बारे में नहीं बताया था और ना ही वो फिर कभी लौटकर उस गांव में गया था। आप सोच रहे होंगे तो आखिर 16 साल बाद अचानक रात में वो फोन किसका आया था? क्या वो शिल्पा थी? अगर शिल्पा नहीं तो फिर वो कौन था? आज की कहानी में मैं आपको सस्पेंस में नहीं छोड़ूंगा। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। दरअसल उस रात से ठीक 23 दिन पहले रोहन ने एक जमीन पे कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल दी थी और वो जमीन उसी गांव के उसी हिस्से की थी जहां पे 16 साल पहले रोहन और शिल्पा को वो औरत और आदमी उस बच्ची के साथ मिले थे। रोहन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये जमीन उसी जंगल में है। जिस दिन रात को रोहन के पास वो कॉल आया, उसी दिन वहां पे उसकी कंपनी ने खुदाई शुरू की थी और कंस्ट्रक्शन शुरू होते ही बंद हो गया था क्योंकि वहां उन्हें 4 शरीर के ढांचे मिले थे। गवर्नमेंट ने वहां तुरंत रोक लगा दी। उसी रात रोहन और उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि कुछ लोगों का कहना है कि वो इस सोसाइटी में आज भी सुनाई देती है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें रोहन का फोन मिला। इंस्पेक्टर ने कॉल लॉग्स चेक किए और लास्ट नंबर पे फोन डायल किया। हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड्स तक फोन के उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा, कौन बोल रहा है? अरे साहब, इतना बेचैन क्यों हो रहे हो मेरा नाम जानने के लिए? सीधे सीधे बताती हो अपना नाम या फिर क्या मुझे लेने आओगे? मेरा नाम शिल्पा है। प्रेत आत्माओं की कहानियां हमेशा हमारी रूहों में गहरी छाप छोड़ जाती है। ये बहुत अजीब अदृश्य शक्तियों का संगम होता है जो अक्सर हमारी समझ से परे होता है। ये कहानी सुनने के बाद क्या आपको भी शिल्पा की हंसी सुनाई देती है या डर का एहसास होता है? अगर हां, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हाल ही में ये पॉडकास्ट फीड स्पॉट के टॉप 60 पॉडकास्ट में फीचर हुआ है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही मेरी कहानियों को सुनते रहिए और मेरे पॉडकास्ट को सपोर्ट करते रहिए। क्या आपको भी कभी किसी प्रेत आत्मा का एहसास हुआ है? क्या आपके पास भी कोई कहानी है? अगर है तो आप अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई, गाना या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।